हेलो बच्चों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स। सेल के अंदर लेके जाना हो चीज़ों को या अंदर से बाहर लेके जाना हो तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। आज पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन वर्क कैसे होता है सेल में और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो क्रिएट होते हैं। सो लेट अस बिगिन विद पार्ट 2। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री है, चीज़ें अंदर आती हैं, सेल से बाहर जाती हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, प्रोसेस है जिससे ये ट्रांसपोर्ट होता है? तो देयर आर टू प्रोसेस, वन इज डिफ्यूजन, अनदर वन इज ऑस्मोसिस। बिफोर कमिंग टू द डेफिनेशन let us have a look what is diffusion is। डिफ्यूजन में होता क्या है कि सपोज दिस इज सेल, ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और कुछ चीज़ें बाहर हैं जिनको अंदर जाना है और उसी के कुछ थोड़े मॉलिक्यूल्स अंदर हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, गैस और एनी मैटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आता है, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब एक तरफ उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी तरफ कम होनी चाहिए, अपने आप वो मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि बाहर से अंदर ही हो, अंदर से बाहर भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप परफ्यूम लगाते हैं। आप परफ्यूम एक रूम में लगाते हैं और उसकी स्मेल घर में अनदर रूम तक जाती है, किचन तक जाती है, हॉल तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे भी एग्जाम्पल है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। सपोज ये एक रूम है, रूम के एक कॉर्नर में आपने परफ्यूम लगाया, जहाँ पे परफ्यूम लगाया वहाँ पे परफ्यूम के गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, कंसंट्रेशन से मेरा मतलब है अमाउंट। तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट एक कोने में जहाँ आपने अप्लाई किया वहाँ बहुत ज़्यादा है, और रूम के दूसरे कोने में जहाँ पे किसी ने कुछ अप्लाई नहीं किया, वहाँ मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, वहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स की अमाउंट बहुत कम है। अपने आप परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जहाँ अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से लो की तरफ मूव करने लगेंगे और इसीलिए दूसरे पार्ट या दूसरे कोने के रूम में वहाँ पे भी स्मेल आने लगती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने ग्लास में कोई कलर लिया, पानी लिया और कलर का ड्रॉप डाला, वो एक ड्रॉप जहाँ पे डाला वहाँ पे तो पहले उतने एरिया में पानी कलर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कलर फैलने लगता है, पूरा पानी आपका कलरफुल हो जाता है। उसका भी रीज़न क्या है? डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल्स की अमाउंट अगर ज़्यादा होगी और दूसरे तरफ कम होगी तो मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव करने लगेंगे फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब इन मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप करते हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बिना एनर्जी के होता है, वो मूवमेंट कैसा होता है? वो हमारा पैसिव मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन एक पैसिव मूवमेंट है, ठीक है। पैसिव की स्पेलिंग, ठीक है, पैसिव मूवमेंट है, एनर्जी लेस है। अब इसमें सेल का देखते हैं कि सेल कहाँ कहाँ पे डिफ्यूजन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम जो सांस लेते हैं एक्सचेंज करते हैं, वहाँ सेल, ये सेल है हमारा, ठीक, न्यूक्लियस है। अब ऑक्सीजन गैस आई, हमने सांस ली, ऑक्सीजन गैस बाहर क्या है? ज़्यादा है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 27% होती है अप्रॉक्सीमेटली। और सेल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये O2, ये 4 मॉलिक्यूल्स है और बाहर तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है। अपने आप ये मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे। अगेन ये मूवमेंट सेल के अक्रॉस, बीच में जो बाउंड्री है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो डिफ्यूजन की अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अमाउंट या कंसंट्रेशन अगर हाई है और दूसरी तरफ लो है, उसका मूवमेंट होना हाई से लो, यही डिफ्यूजन है। बिना किसी सोर्स के, कोई एनर्जी नहीं लगती है, ठीक। लिक्विड एंड गैसियस अंडरगो डिफ्यूजन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर इनका मूवमेंट हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। तो एक मेथड हमने पढ़ लिया कि जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर आना बाहर जाना, वो डिफ्यूजन हो सकता है। दूसरा क्या है हमारा? सेकेंड इज ऑस्मोसिस। सेकेंड क्या है? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में भी सेम वैसे ही होगा कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगे, लेकिन यहाँ स्पेसिफाइड है कि मॉलिक्यूल्स किसके होने चाहिए? सॉल्वेंट के होने चाहिए।
अभी डिफ्यूजन के डेफिनेशन में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड के भी हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं, और एग्जाम्पल भी देखा गैस का हमने, ऑक्सीजन का। बट फॉर ऑस्मोसिस आपको क्या याद रखना है कि ऑस्मोसिस के लिए मॉलिक्यूल्स किसके होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स किसके होने चाहिए, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट या फिर लिक्विड, और किसी मैटर के मॉलिक्यूल नहीं, ना सॉलिड न गैस, किसी के भी नहीं, ओनली लिक्विड। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन या हाई अमाउंट टूवर्ड्स लो अमाउंट, ठीक है, लो कंसंट्रेशन। यही डिफ्यूजन में भी था। तो अब आपके दिमाग में आएगा मैम डिफरेंस ही क्या है, बस यही कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर हो रहा है तो ऑस्मोसिस और नहीं तो डिफ्यूजन। एक डिफरेंस और है कि जब ये मूवमेंट हो हाई से लो की तरफ, बीच में एक दीवार होनी चाहिए, बीच में क्या होनी चाहिए, एक दीवार होनी चाहिए, एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और वो मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है ऑस्मोसिस होने के लिए कि मॉलिक्यूल आपका लिक्विड का होना चाहिए, मूवमेंट हाई से लो होनी चाहिए, और बीच में दीवार होनी चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, वो एक कैसी मेम्ब्रेन है, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे ऑस्मोसिस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तो अगर सेल के बाहर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, दिस इज सेल, ये सेल है, सेल के बाहर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये ढेर सारे हैं, ढेर सारे, और सेल के अंदर कम है, तो अपने आप मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन, यहाँ हाई है यहाँ लो है, ठीक है, तो अपने आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हाई से लो आने लगेंगे। तो 3 हमें क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं ऑस्मोसिस के लिए कि मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए, लिक्विड के, हैं मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड के। दूसरा, मूवमेंट हाई से लो होना चाहिए, वो भी हो रहा है। तीसरा क्राइटेरिया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, दोनों जो कंसंट्रेशन बन रहे हैं उनके बीच में मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो क्या ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, दोनों के बीच में सेमी परमिएबल नहीं है, है। जब हमारे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो दिस प्रोसेस जो ये हो रहा है इसको क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस कहेंगे, दिस इज ऑस्मोसिस। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम यही तो डिफ्यूजन में डायग्राम आपने बनाया था कि वहाँ पे भी बस मॉलिक्यूल्स आपने गैस के ले लिए थे, मेम्ब्रेन तो वहाँ पे भी थी, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ कंपल्सरी है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। क्या है, कंपल्सरी है। इन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या है कि कंपल्सरी है कि होनी ही चाहिए, कंपल्सरी, ठीक। डिफ्यूजन में कोई कंपल्सरी नहीं है, डिफ्यूजन में कोई कंपल्सरी नहीं है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, नहीं भी होगा चलेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में, जो मैंने रूम का एग्जांपल दिया था, परफ्यूम का एग्जांपल दिया था, बीच में कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, कुछ नहीं थी, रूम का एक कोना दूसरा कोना, बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वो डिफ्यूजन था ना। तो डिफ्यूजन में क्या है, ये जो तीसरा क्राइटेरिया है, ये हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। 2 तरीकों से मूवमेंट हो सकता है सेल के, इधर से अगर बाहर चीज़ें जानी है तब, और बाहर से अंदर आनी है तब, या तो डिफ्यूजन हो सकता है या तो ऑस्मोसिस हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्रिएट होते हैं। अब वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये कैसे क्रिएट होते हैं, हमने बात कर ली कि मूवमेंट होता है सेल में, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अब उस मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, सेल के अंदर पानी है, कितना परसेंटेज है, सब सेल का अलग अलग होता है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम सल्यूट कहते हैं। सेल के बाहर भी वैसा ही सोल्यूशन क्रिएट होता है, सेल के बाहर भी पानी है, कभी ऐसा होगा कि प्योर वाटर में सेल रखा होगा, कभी ऐसा होगा कि सॉल्ट वाटर में रखा होगा, कभी ऐसा होगा कि शुगर वाटर में रखा होगा। उस केस में क्या होगा कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, या सल्यूट किधर मूवमेंट करेगा, सेल कैसे रिएक्ट करेगा, कि मतलब सेल का शेप भर जाए, मतलब फूल जाएगा, पानी अंदर आएगा, या श्रिंक कर जाएगा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस बेसिस पे वी हैव 3 काइंड्स ऑफ सोल्यूशन, 3 काइंड ऑफ टोनिसिटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्डअप करते हैं या क्रिएट करते हैं। रिलेटिव मतलब
अंदर सेल के क्या है और बाहर क्रिएट किया है, उस पे देखते हैं। अब देखते हैं हाइपर, आइसो एंड हाइपोटोनिक में क्या होता है। टॉकिंग अबाउट हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ही यही होता है, मीनिंग ऑफ हाइपर इज हाई। हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना, किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं डोंट गेट हाइपर, कूल डाउन, कूल डाउन। हाइपर मतलब कोई चीज़ बहुत एक्सट्रीम हो रही है, बहुत हाई। तो हाइपर का मतलब होता है हाई, हाइपो का मतलब होता है लो, ठीक है, लो। और आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। टॉनिसिटी का मतलब ये लास्ट में जो वर्ड ऐड किए गए हैं, टॉनिक, 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 टॉनिसिटी एक क्रिएट की, हमने कंपैरिजन करना है सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो कर लेते हैं, हमने एक बीकर लिया, ये बीकर लिया, ठीक है, तीनों के लिए, तीनों को हम कर रहे हैं ना रिलेटिव कंपैरिजन, देखना है हमें। और अंदर क्या लिया हमने, सेल ले लिया, सेल, सेल एंड सेल। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है हाई। क्या चीज़ हाई? सोल्यूशन, मैंने वर्ड बोला है। सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक सॉल्वेंट, एक तो सॉल्वेंट होता है और दूसरा क्या होता है, सल्यूट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट और सल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाए, और सल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है और वो सॉल्वेंट में घुल जाता है। जैसे कि शुगर सल्यूशन, पानी और चीनी का जो आप घोल बनाते हैं वो क्या है, सल्यूशन है ना। पानी ज़्यादा अमाउंट में, तो पानी क्या लिया आपने, सॉल्वेंट, और जो चीनी मिलाई है वो क्या है आपकी, सल्यूट है। गॉट इट। अब यहाँ कहा गया है कि हाइपरटोनिक क्रिएट करनी है। हाइपर का मतलब हाई, और क्या चीज़ हाई होनी चाहिए। आप देखो सेल के अंदर क्या है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है कम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो बीकर आपने लिया है उसमें जो सोल्यूशन आपने लिया है उसमें तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। उसमें आप शुगर कम डालिए, वाटर कम डालिए, हाई लो वाला कर सकते हैं ना। तो आपको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाना है बीकर में। हाइपर का मतलब होता है हाई। क्या चीज़ हाई लेनी है आपको, सल्यूट। क्या हाई लेना है आपको, सल्यूट। तो आपने जब बाहर बीकर में पानी लिया, उसमें वाटर, ठीक है, और उस वाटर में क्या एडेड है, उस वाटर में क्या एडेड है, सल्यूट, क्योंकि आपने बाहर सल्यूशन लिया है ना। ये क्या है, सल्यूशन है, और इस सल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सल्यूट है, और सल्यूट क्या है, हाई है, ज़्यादा है, ठीक। और अगर सल्यूट ज़्यादा है तो जो सॉल्वेंट हमेशा हम पानी को ही लेते हैं, तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, पानी कम होगा, ठीक। तो बाहर क्या है, पानी आपका कम है, यहाँ पे लिख देते हैं, बाहर आपका H2O कम है। किस केस में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। इसी का उल्टा सेल में होगा। अगर बाहर पानी आपका कम है तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा, ठीक। अभी आपने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ा है, जहाँ पे पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, ये पढ़ा है ना। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हमारा हाई इन्वायरमेंट कहाँ है, हमारा हाई इन्वायरमेंट, हाई पानी का सोल्यूशन, हाई वाटर अमाउंट सेल के अंदर है, और वाटर जो लोअर है वो बाहर है। अपने आप हाई से लो आने लगेगा, पानी बाहर आने लगेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। पढ़ा है ना, 3 कंडीशन ऑस्मोसिस की, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और हाई और लो होना चाहिए। हाई और लो भी है, पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं, और बीच में ये सेल की जो मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल के तौर पे काम कर रही है वो भी है। तो ऑस्मोसिस होने लगेगा, और ऑस्मोसिस में ऐसा क्या होगा कि सेल से पानी बाहर आएगा। जब सेल से पानी बाहर आएगा तो सेल क्या अपने ही शेप में रहेगा, नहीं। एक बलून है, उसमें पानी भरा और पानी निकाल दोगे तो बलून तो क्या हो जाएगा, श्रिंक करने लगेगा। तो जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सेल का शेप है, सेल शेप ऑफ द सेल विल श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, विल श्रिंक, ठीक। और प्रोसेस क्या हो रहा है जब हम रख रहे हैं, ऑस्मोसिस हो रहा है। अब ऑस्मोसिस 2 होते हैं, एक ऐसा ऑस्मोसिस होगा जिसमें सेल के अंदर पानी भर रहा होगा, उसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस,
और एक ऐसा ऑस्मोसिस है जिसमें सेल से बाहर पानी निकल रहा है, उसे कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे कैसा ऑस्मोसिस हो रहा है? एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम रखेंगे तो सेल हमारा श्रिंक करेगा और एक्सोऑस्मोसिस होगा। क्लियर? अब आते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है? लो। लो क्या है? सल्यूट। ये सारी हम बाहर की बात कर रहे हैं क्योंकि सेल के अंदर का आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जो बाहर बनाएंगे सोल्यूशन उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर आपने एक नया सोल्यूशन बनाया और उस नए सोल्यूशन में इस बार आपने सल्यूट कम रखा है और सॉल्वेंट ज़्यादा रखा है। सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर। वाटर इस बार आपने ज़्यादा रखा है। ठीक, अगर वाटर बाहर ज़्यादा रखा है तो सेल उसके कंपैरिजन में तो कम ही होगा उसमें, तो सेल के अंदर क्या हो गया? वाटर कम हो गया। अगेन हाई एंड लो क्रिएशन हो गई ना, एक तरफ हाई है एक तरफ लो है, बीच में दीवार है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, क्या होगा? ऑस्मोसिस अगेन। लेकिन इस बार के ऑस्मोसिस में क्या होगा? पानी बाहर से अंदर आने लगेगा। हुआ हमारा ऑस्मोसिस ही है, ऑस्मोसिस ही हुआ है। लेकिन मैंने अभी बात की थी कि ऑस्मोसिस दो तरीके के होते हैं, जब पानी अंदर आए तो एंडोऑस्मोसिस, पानी बाहर जाए तो एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस। अब बताओ, एक सेल है उसमें पानी भर रहा है तो सेल का शेप क्या होगा? उतने पे रुका रहेगा। एक बलून है उसमें पानी भर रहे हैं तो वो फूलेगा, बल्ज करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पे जब भी हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल का साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बल्ज करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? The cell will bulge। bulge मतलब फूलना, bulge का मतलब फूलना। और ऑस्मोसिस क्या हो रहा है हमारा? कैसा ऑस्मोसिस हो रहा है? पानी अंदर भर रहा है ना, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। ठीक, अब आ जाते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में, जिसमें मैंने पहले लिख दिया था कि आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम अगर बोल दिया इसका मतलब क्या है कि हमने जो बाहर सल्यूशन बनाया है उसमें जो सल्यूट लिया है और जो अंदर सल्यूट सेल के होता है वो दोनों सेम है। और अगर सल्यूट सेम है तो पानी का भी सेम है। H2O जो बाहर है, H2O जो अंदर है सेल के, दोनों में क्या है? सेम है। E इज इक्वल्स टू में लगा देती हूँ। अगर बाहर हाई है तो अंदर भी हाई है। ऑस्मोसिस होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक तरफ हाई होना चाहिए एक तरफ लो होना चाहिए, बट यहाँ तो कोई कंडीशन क्रिएट ही नहीं हो रही है। ठीक, अब मैंने बोला था कि 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, उसका पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, हाई और लो क्रिएट करने वाला। तो यहाँ कोई ऑस्मोसिस होगा? नहीं होगा। तो यहाँ नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस। अब कोई ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा है, मूवमेंट ना अंदर हो रहा है पानी का ना अंदर से बाहर हो रहा है, तो सेल का शेप में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो नो चेंज इन द शेप ऑफ सेल, no change in the shape of cell। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमने सोल्यूशन पढ़ लिए। अब ये सोल्यूशन का यूज़ कहाँ होता है? जब भी हम किसी सेल में कोई लिक्विड पोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सेल को देखना है, कोई सोल्यूशन में कुछ भी आप कर रहे हैं, स्पेशली जब इंजेक्शन लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, अगर वो सोल्यूशन आपने दे दिया हाइपरटोनिक तो आपके ब्लड के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? एक्सोऑस्मोसिस और श्रिंक कर जाएंगे। प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सेल्स श्रिंक कर जाएंगे। अगर आपने हाइपोटोनिक दे दिया तो वो फूल जाएंगे, बल्ज कर जाएंगे, और एक बल्ज में एक लिमिट होती है ना फूलने की, उसके बाद तो क्या पता बर्स्ट भी कर जाएं, फूट भी जाएं। आपको क्या देना है? आइसो, ताकि सेल के शेप में कोई फ़र्क ना आए। तो इसके मेडिकल यूसेस भी हैं। तो ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हो गया, एंड थैंक यू। So I hope you like this video and do subscribe our channel, like and write your feedback in the comment section. Stay tuned for the part 3 of cell. Thank you.